औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्लिस टीवी और मैं हूं मिसबाहुद्दीन शेख। मैं हूं कराची किस नंबर 5। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद फरहान रईस। और आज हम टॉपिक आपने जब मैं टॉपिक का आगाज़ किया था तो मेरी पहली एपिसोड में मेरे साथ मेरा दोस्त था अदनान। फिर मुख्तलिफ लोगों ने हर एपिसोड में मेरा साथ दिया और इस एपिसोड में मेरे साथ हैं मोहम्मद फरहान। फरहान भाई का अपना चैनल है वीकेंड विद फरहान के नाम से। उस पर भी लाजमी आप उस चैनल पे विज़िट करें और सब्सक्राइब करें, उस चैनल को प्रमोट करें, शेयर करें। बहुत अच्छे टॉपिक पे ये वीडियो बना रहे हैं। जी फरहान भाई, अपने बारे में आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि मिर्ज़ा भाई ने इंट्रोडक्शन मेरा करवा ही दिया है, कोई इतने बड़े लोग नहीं हैं। बस आप लोगों की कोऑपरेशन के साथ हमारा मैसेज जो है आगे लोगों तक पहुँचे, हमारा सिर्फ यही एक एजेंडा है। और जैसा कि मिर्ज़ा भाई ने बताया कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखें और मुझे भी फीडबैक दें कि मैं क्या बना रहा हूँ क्या नहीं। और बस बाकी मिर्ज़ा भाई कंटिन्यू करेंगे। मैं हूं कराची। आप मुख्तलिफ एपिसोड देखते आ रहे हैं और आपने बहुत अच्छा इस पे रिस्पॉन्स दिया। हमें सवालत भेजे, हमने जवाब दिए उसके। इसी के हवाले से आज जो किस नंबर 5 हम लेके आए उसमें बदस्तूर कराची के हवाले से बात होगी। कराची के जो मामलात हैं वो हर रोज़ तब्दील हो रहे हैं और तब्दीली के साथ वो क्राइसिस की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। अब वो क्राइसिस की तरफ किस तरह बढ़ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय। मैं पहले अपनी राय दूंगा, फिर मैं फरहान भाई से उनकी राय लूँगा। इस वक्त कराची में जो सियासी माहौल है वो इस तरह गर्म कर दिया गया है कि फिर एक बार कौम को कौम से लड़वा दिया गया या लड़वाने की कोशिश की जा रही है। और अभी आपने देखा था एक कौम का कल्चर डे बनाया गया और उसमें जो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए गए उसका रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो आया। मतलब उसका रिज़ल्ट ज़ीरो इस तरह आया कि उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इसी तरीके से खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, जैसे महाजिर कल्चर डे आ रहा है 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर को या इसके अलावा किसी दिन, कोई भी दिन, महाजिर अगर इस तरह के 10% भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर बात कर जाते तो ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि घरों से निकाल निकाल कर किस तरह महाजिर कौम के साथ ज्यादती की जाती है और किसी एक की करी हुई गलती को पूरी कौम पे मुसल्लत करके उस इस कौम को, महाजिर कौम को बर्बाद किया जाता है। शहर कराची में की बदकिस्मती ये है कि जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, हमारे पास ना हमारी अपनी अदालतें हैं। शहर में तो हैं लेकिन हमारी अदालतें नहीं हैं। उसकी डेफिनेशन फरहान भाई देंगे। हमारे पास हमारी अपनी पुलिस नहीं है। थाने तो हैं हमारे शहर में लेकिन पुलिस हमारी नहीं है। हमारे हमारे पास अपने सियासतदान नहीं है लेकिन सूबाई असम्बली हमारे शहर में है। तो फरहान भाई, मैंने ये 3 सवाल करें, आप इस पे अपनी राय दें और तफसीली दें ताकि देखने वालों को समझ आए और लोग इस पे सवाल अगर करना चाहें सवाल भी करें ताकि हम अगली वीडियो में इसका जवाब भी दें। पहले सबसे पहले इसका जवाब दें कि हमारे शहर में थाने तो हैं लेकिन हमारी पुलिस नहीं है। इसके बारे में आप क्या बोलें? इसके बारे में मैं बस आपसे यही कहूँगा कि ये कोई नई बात तो नहीं है तो और ये सालों से चलता हुआ आ रहा है। इसको तब्दील किस लेकिन तरह किया जाए? मिर्ज़ा भाई, बात ये है कि मैंने अभी शायद 1 या 2 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड करी, ज़्यादती या कराची। बिल्कुल। तो उसमें मैंने ये थॉरली बताया है और आज अगर आप पूछ रहे हैं तो हो सकता है कुछ बातें मज़ीद दिमाग में आ जाएँ तो वो भी बता दी जाएँ। उसमें मैंने यही बताया कि भाई, आप
पंजाब में चले जाओ, वहाँ पे पंजाब पुलिस है, यानी कि पंजाब पुलिस से मुराद पंजाबी पुलिस है। लगता है, पता चलता है कि आप पंजाब में हैं, कल्चर चेंज हो गया, लहजा चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए, इसमें कोई बुरी बात नहीं। आप बलूचिस्तान चले जाओ, वहाँ कहीं ना कहीं आपको बलूच अगर कम है तो पठान मिलेंगे। आप सिंध चले जाओ तो आपको वहाँ पे सिंधी पुलिस मिलेगी। ऐसे ही आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाओ तो आपको मेजॉरिटी पठान पश्तून भाइयों की मिलेगी। लेकिन जब बात आती है कराची की, तो कराची में होती है पंजाबी पुलिस और सिंधी पुलिस ज़्यादातर जो है, लेकिन उर्दू स्पीकिंग कहीं भी नहीं। और गैर मकामी होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है तासुब। आप जाते हैं थाने किसी एफआईआर के लिए, किसी शिकायत लेकर के, या आपकी एफआईआर हो गई है। एफआईआर अगर फौजदारी हो तो क्रिमिनल एक्ट में आता है। बिल्कुल। उसमें भी ये कानून इजाजत नहीं देता कि आप किसी के दफ्तर या घर पे जाकर उसको अरेस्ट कर लेकर आए। बिल्कुल ऐसा ही। वो अगर आपको बाहर मिलता है या फिर उसको आप फोन करें, बुलाएं। कोई फुटपाथिया तो नहीं है ना जिसने किसी ने उसकी एफआईआर कटवा दी, वो भी कोई जाना माना शख्स होगा भाई, बैठा हुआ होगा, कारोबारी आदमी होगा, कुछ भी होगा। फुटपाथी तो सब इनके हिस्सेदार है ना सर, इसलिए वो तो जाते ही नहीं। अच्छा, वो बात एक अलग है, मैं एक लॉजिकली बात कह रहा हूँ और एक अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, एक तजुर्बे से कह रहा हूँ कि भाई फौजदारी एफआईआर यानी कि जिस एक्ट के आगे एफ लगा हुआ होता है वो कहलाती है क्रिमिनल एक्ट कहलाता है। बिल्कुल। अब क्रिमिनल से मुराद मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी का कत्ल ही किया हो, 302 होती है, 322 भी होती है, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर। इसके अलावा 489F, जो कि अगर आप आज के कोर्ट में चले जाएं तो आपको 80% लोग यही मिलेंगे 489F। ऐसा ही है ना, इस 489F ने ही बिजनेस को तबाह बर्बाद। अच्छा, जैसे कि आपने मुझे बोला ना, मैं सिर्फ 1 मिनट चाहूंगा कि इसका जवाब मैं पूरा कर दूं। 489F अगर जो लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग समझ जाएंगे, बहुत से लोग अगर नहीं समझे तो उनको आसान अल्फाजों में समझा देता हूँ कि चेक बाउंस की एफआईआर होती है। वो भी क्रिमिनल एक्ट में आता है, लेकिन आप उसमें भी किसी को उसके दफ्तर या उसकी रिहाइश गाह पर जाके अरेस्ट नहीं कर सकते। आप उसको बुलाएंगे, आप उससे पूछेंगे। मैंने यही 1-2 दिन पहले जो वीडियो मैंने अपलोड करी उसमें मैंने यही बताया कि भाई कराची का हर थाना ऐसा नहीं है, लेकिन कराची में 2-3 थाने ऐसे हैं, ये शायद मैंने अपनी 2-3 वीडियो में इस चीज का जिक्र किया है कि 2-3 थाने कराची में ऐसे हैं, नाम नहीं लूंगा स्पेसिफिकली क्योंकि सबको पता है। और बात करने का मकसद उनको टारगेट करना नहीं है, बात करने का मकसद ये है कि सुधर जाइए बस। अपने आप को ना फिरौन समझे, ना अपने आप को खुदा समझे, क्योंकि अल्लाह ताला की जात सबको देख रही है। ऐसे 2-3 थाने हैं कि आज सिर्फ 2-3 लाख रुपए आपके पास हो, आप थाना खरीद लो। ऐसे ही किसी दूर, और ये नहीं कि थाना खरीद के आप उसी में मैं आपकी एफआईआर कटवा दूं। आपकी अगर साउथ के रीजन में एफआईआर होगी ना, मैं डलवा दूंगा उसको सेंट्रल में, वेस्ट में, कहीं भी। और आपके थाने वाले को भी नहीं पता होगा कि यार मेरी एफआईआर तो वहां थी, और थाने वाला बोलेगा, वहां का हेड मुरर बोलेगा यार ये एफआईआर तो यहाँ थी, तो ये वहां गई क्यों, गई कैसे? सेटिंग जो होता है, आईओ मीन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोले। वो 2-3 लाख रुपए देकर के आप थाना खरीद लो। और वो थाना क्या है, वो थाना नहीं है, वो थाने में आपको बीच चौराहे से उठाकर दलील कर कर लेकर आया जाता है। दलील करके कैसे? आपको मार के नहीं ला रहे, आपको गालियां नहीं दे रहे, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन एक इज्जतदार शख्स को, एक कारोबारी आदमी को अगर रास्ते से आपने बिठा लिया ना, अगर प्यार मोहब्बत के साथ भी, तो वही उसके लिए डूब मरने का मकाम है, कारोबार खत्म हो जाता है। और वहां बिठा करके उसको कानून की दफाएं बताना, सारे सेक्शन बताना, वो बताना जो उस पर डाल नहीं सकते, ठीक है, और उसको ब्लैकमेल करना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये थाना पुलिस या कानून नहीं है कराची में, ये है अगवा बाराए तावान। देखिए वहां पे बैठकर तावान वसूल किया जा रहा है। सही है, मैं आपकी बात, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है मैं आपको बताऊं।
इसके पीछे वजह है कि हम इसको 100% हम पुलिस को गलत नहीं बोल सकते। वजह ये है कि जब पुलिस वाले किसी भी एफआईआर पर वर्किंग करते हैं, मैं चले 489 की बात करता हूँ, पुलिस वाला जब उसका चालान पेश करता है कोर्ट में, तो उससे पहले पहले वो 489 वाला जुडिशल कस्टडी में चले जाता है, जेल कस्टडी जाता है। उसका एंड क्या होता है मैं आपको बताऊं, बहुत लंबी स्टोरी है। वो जेल जाके क्या सेटिंगें होती हैं, किस तरह सेटिंगें बनती हैं, क्या पैसा खिलाया जाता है, किस तरह बिस्तर खरीदा जाता है, और किस तरह जो है वहाँ के इंतजामिया को खिलाया जाता है ऊपर से नीचे तक, सारी एक दीगर मामला है। लेकिन असल जो बात है, जो आपको इंसाफ फराहम करने वाला इदारा है, 489 में 99% वो इदारा दिखता है। तो पुलिस वाला मजबूर है। पुलिस वाले को पता है कि मैंने कुछ भी चालान पेश करना है, जितनी बड़ी एफआईआर 489 की होगी उतनी बड़ी डील होगी, उसकी नहीं होगी, इंसाफ फराहम करने वाले की होगी। सेकंड, अगर किसी गलत ब्लैकमेलर ग्रुप के हत्थे चढ़ गए आप, और आपका चेक बाउंस हुआ छोटा सा 10 लाख के अंदर अंदर, कुछ अमाउंट नहीं है, लेकिन उस 10 लाख को 10 साल तक भी ऊपर करोड़ों में चलाया जाता है। फिर उस 10 लाख के जरिए 10 के 50 भी करे जाते हैं, 1 करोड़ भी करे जाते हैं। वो उस पर जो है सिविल सूट लगाया जाता है, उस पर एग्जीक्यूशन लगाया जाता है, और उस एग्जीक्यूशन पे एक डैमेज क्लेम लिया जाता है। तो आप, मुझे नहीं पता आप क्या समझते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि वो डैमेज क्लेम सिर्फ हिस्सा, वो जिसका चेक बाउंस हुआ है दो पार्टियों के दरमियान के, जो 8 लाख 10 लाख का केस है, वो नहीं है। जिसको ऊपर की अमाउंट मिल रही है वो हिस्से में बट रही है। किन को मिल रही है? जो इंसाफ करने बैठा है। बकौल आसिफ जरदारी के, मुझे अल्फाज आज भी याद है, 2012 में आसिफ जरदारी ने इंटरव्यू दिया था, और मैं आज भी वो बात याद रखता हूँ। आज 13 साल होगा तकरीबन, तो 11 साल। वो हामिद मीर को इंटरव्यू में बोलता है कि पाकिस्तान में सब बिकता है, बस खरीदार होना चाहिए। तो मैं अगर उस मामला को लेके चलूँ, तो मैंने उसकी उस बात को आज तक इसलिए एग्री करा हुआ है कि जो खरीदार है वही मजबूत है। आप अपनी अदलिया भी खरीद सकते हैं, आप अपने निज़ाम भी खरीद सकते हैं, आप हर चीज़ खरीद सकते हैं। आसिफ जरदारी सियासतदान गलत, आसिफ जरदारी इंसान हुआ गलत, सब जो जो आसिफ जरदारी को बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए आसिफ जरदारी का ये अल्फाज मेरे ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, और बहुत अच्छा अल्फाज है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इस पर एक्सपीरियंस करा और देखा। ये तो हो गई थाने की बात, पुलिस की बात। अब हम आ जाते हैं कि हमारे शहर में सूबाई असेंबली है। लेकिन ये बात अभी थोड़ी सी अधूरी इसलिए रह गई कि आपने पूछा कि ये जो गैर मकामी वाली बात है। नहीं नहीं, गैर मकामी नहीं, देखिए, हमारे शहर मेरा में हमारी गैर पुलिस क्यों मकामी नहीं है? से, हमारे शहर में हमारी पुलिस नहीं है, थाने तो और हमारे जो है ये ना। गैर मकामी पुलिस तैनात की गई है, ये भी तासुब के बेस पर की गई है। बिल्कुल इसको आप झुठला नहीं सकते। सही है। जब एक चीज की बुनियाद तासुब है, तो आप उससे इंसाफ की क्या तवक्को रखेंगे, आप उससे भाईचारे की क्या तवक्को रखेंगे? जब आप बैठे हुए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक इंसानियत, एक अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है। आप वहाँ बैठे हुए आप अपने मामला बता रहे हैं, लेकिन उसने सुनना ही नहीं है आपकी बात। उसको आपने गोया आपके अगेंस्ट जो कंप्लेनेंट है, उसने आपके खिलाफ कंप्लेन करी एक, अब वो उसे पैसे दे रहा है, नहीं दे रहा, लेकिन वो अपने तासुब में काम पूरा नहीं छोड़ रहा है। उसे पता कंप्लेन करने वाला भी कराची वाला है, और जिसके खिलाफ हुई है वो भी कराची वाला है। नहीं लड़े, नहीं नहीं, इसमें अब एक बात मैं वो आपकी तासुब एक एक निकाल बात रहे एक हैं। एक बात थोड़ी सी मैं इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करूंगा। अगर कराची वाले की कराची वाले से लड़ाई है, तो वो केस बहुत जल्दी निपट जाता है। सही है। अगर कराची वाले की किसी और से लड़ाई है, मिसाल वो किसी भी सूबे से ताल्लुक रखता हो, तो जीत कराची वाले की नहीं होगी। फिर भी कराची वाले की आपस में मिर्जा भाई, आप समझ सेटलमेंट हो गए मेरी जाएगी। बात। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप और मेरे भी मामला है ना, और हम कानून की तरफ जाते हैं,
तो वो कानून जो है ना उसको पर्सनली ले लेता है। क्यों ले लेता है? तासुब में ले लेता है। बिल्कुल। अब वो वाकई में, अब कराची कराची वाले की लड़ाई तो नहीं हुई ना, अब उसने अपनी तरफ ले लिया, अब वो अपने हिसाब से हैंडल कर रहा है, वो अजीब लहजे में बात कर रहा है, उसे पता नहीं है कि यार अगला बंदा कितना रिस्पेक्टेबल सिटीजन है या कारोबारी आदमी है या कौन है, यार टैक्स पेयर है भाई, आप किस तरीके से बात कर रहे हो, ये नहीं पता। नहीं टैक्स तो देने वाले जब औकात नहीं है ना हमारे मुल्क में। हाँ, लेकिन अब तो वो बात एक अलग है, लेकिन बताने का मकसद ये कि गैर मकामी से तकलीफ इसलिए है कि वो एक तासुब की बुनियाद पर बनाई गई चीज तो वो कभी भी सही नहीं हो सकती, और ये सही इसीलिए होगी, जो जो लोग मिसबा भाई के व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोग मुझे देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाएं वीकेंड विद फरहान के नाम से, और वहाँ पर आपको ज्यादती या कराची के नाम से एक वीडियो मिलेगी, ज्यादती या कराची, वो एक टाइटल है वीडियो मैं का। इसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वो आप जरूर विजिट तो करिएगा। उसमें मैंने ये सारी बातें बताई हैं, मैंने सिर्फ एक थाने को टारगेट करके फोकस करके नहीं बताया, मैंने सारी कराची के हवाले से बात बताई है, लेकिन मैंने उसमें उसका हल भी बताया है और उसकी वजह भी बताई है। वजह यही है कि हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, कौन? कराची वाले, उर्दू स्पीकिंग लोग। हम मुत्तहिद होंगे, आपस में एक होंगे, हम शायद सिर्फ एक होंगे, हमें निकलना नहीं पड़ेगा, ये बात मैसेज उन तक पहुंच जाएगा कि यार ये इकट्ठे हो गए, मुत्तहिद हो गए, चीज़ अपने आप सही हो जाए। लेकिन फरहान भाई, अब आपने पूछा कि ये किस तरीके से सही होगा, हाँ, तो मैंने उसका हल बताया और मेरी वीडियो में वो चीज़ अवेलेबल मौजूद है। यार अभी मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, बहुत से लोग होता है वो आधे हाँ घंटे की देखिए, वीडियो पूरी ना देख सके, मेरी ये बात सुनकर वो वीडियो देख लें, तो उसमें मैंने यही बताया कि हमें मुत्तहिद होना है, यानी कि गोया वो एक के इलेक्ट्रिक, उसका आप इस्लामाबाद का यूनिट देखें, लाहौर का यूनिट देखें, और वही सेम यूनिट कराची के देखें, और वो वहाँ पर आया हुआ 1500 रुपये का बिल और यहाँ आया हुआ 6500 का बिल, तो यार ये किस तरह की ज्यादती है भाई। यानी कि अगर लूटना है तो कराची चले जाओ। अच्छा क्यों चले जाओ? क्योंकि लूटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि हम अपने हम लोगों में काम एक में नहीं है, एक नहीं है। एका भी नहीं है, और हम अपने काम में इतना मगन हो गए हैं, इतनी प्रायोरिटीज हमने सिर्फ अपना पैसा कमाने पर लगा दी है कि यार ठीक है, अगर महीने की 5 लाख रुपए रिश्वत जाती है तो भाई 25 लाख रुपए कमाओ, 20 लाख रुपए में अपने पूरे करो मामला, 5 लाख रुपए निकाल, मतलब हमने वो क्राइटेरिया अपने अंदर सेट कर लिया, बजट बना लिया, हमने बजट ही बना लिया भाई लोगों को देने का, तो वो सिस्टम हम खुद ही नहीं चाह रहे तो वो कैसे सही होगा यार। तो बात इतनी सी है, बताइए फिर। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था फरहान भाई आपसे, जो अगला मेरा सवाल, हमने मतलब एक ही सवाल में दोनों जवाब, दो सवालों का जवाब तो आता है, एक हमारा इंसाफ और दूसरा पुलिस। मेन पॉइंट था जो हमारे सियासी लोग, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, जो एक सियासी पार्टी बनी, पहले स्टूडेंट तंजीम बनी, फिर वो सियासी पार्टी बनी, फिर उसके अंदर से शाखें निकली, वो जो शाखें निकलने के से लेकर आज तक जो इतने फसादात हो रहे हैं, हम आपस में हमको एक नहीं होना दिया जा रहा, उसकी वजह बताएं। क्योंकि मेरे अपने दिमाग में तो बहुत सारी फतूर फतूर आते हैं, फतूर इसलिए बोलूंगा कि मैं वो बातें करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ सियासी बातें कर रहा हूँ। अच्छा लेकिन इसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, सॉरी हो गया आपका जी, सवाल, हो गया मैं जवाब दूं। देखिए दुनिया की आबादी कितनी है, आपको कुछ कैलकुलेशन है? तकरीबन 3.25 अरब। नहीं, 3.5 अरब नहीं, 8.5 अरब साढ़े दुनिया आठ, की है। तो 10 साल 20 साल पीछे कर लूँ। 8.5 अरब आबादी दुनिया है, इसमें तकरीबन 1.5 से 2.25 अरब मुसलमान हैं। ज़्यादा ही फर्क है। 1.5 से 2.25 अरब मुसलमान हैं टोटल। सही। 57 इस्लामी ममालिक कंट्रीज हैं हम्म, और 1.5 से 2.25 अरब मुसलमान हैं, लेकिन अगर ये 1.5 से 2.25 अरब मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं तो बकाया 6 साढ़े 6 अरब लोगों के लिए बहुत परेशानी का बायस है। परेशानी का बायस इसलिए नहीं है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे और पावर में आ जाएंगे तो वो हर किसी को बम मारेंगे, वो दीन इस्लाम आम कर देंगे, जगह जगह दीन की तबलीग करेंगे, दीन फैलाएंगे और लोगों को रास्ते पे लाएंगे। लोगों को रास्ते पे नहीं लाना,
बड़ा एजेंडा है। तो उन्होंने क्या करा, मुसलमानों को लड़वाया, डिवाइड कर दिया, फिरकों में कर दिया, या जैसे तैसे भी कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये फॉर्मूला हमारे हुक्मरानों ने हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया इस फॉर्मूले का। यार ये कौम है, अब ये इतनी सी कौम है, कराची और हैदराबाद के शहर तक महदूद है। कहाँ पूरा पाकिस्तान, कहाँ 22 करोड़ आवाम, कहाँ ये 4 करोड़ वहाँ जीत गया उर्दू स्पीकिंग। लेकिन उन्हें पता है, उन्हें डर है, खौफ है, खौफ कि ये है अगर ये सिर्फ 2 से 2.5 करोड़ ही, क्योंकि 4 करोड़ अगर आवाम है, 4.5 या 5 करोड़ भी हैं टोटल उर्दू स्पीकिंग, तो बुजुर्ग भी हैं, लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, अगर आप 2.5 करोड़ सिर्फ उठा लो ना, 50% लोग भी मुत्तहिद हो गए, तो इन्हें पता है कि पूरे मुल्क की काया पलट गई। और वही वाली बात है कि कैसे पलट जाएगी। अब जैसे मुसलमान से लोग दुनिया भर डर रही है, दुनिया में जितने भी लोग हैं वो डर रहे हैं, या लोगों में खौफ बिठाया हुआ है, क्या है, यार बम मार देगा, खराब कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना, सबको पता। तो हमारे भी यही है, यार अगर ये पावर में आ गए तो ये रेड़ मार देंगे, ऐसा नहीं। बल्कि एक एक बच्चे को, एक एक इलाके में एजुकेशन होगी, शऊर होगा, और हर बंदा अपना हक मांगेगा, वो सीधी सी बात है। और ऑटोमेटिकली हमारा मुल्क करप्शन से खत्म हो जाएगा, करप्शन से पाक हो जाएगा ये ऐसा असल में और तरक्की की तरफ चले जाएगा। हक जो मांगने वाले होते हैं ना, हक मांगने वाले, उनसे डरते हैं लोग। वो डरते इस वजह से कि इनको, इनके जहन में ये बात सवार हो गई है, जो कौम अंग्रेजों के हलक से अपना मुल्क छीन के बना सकती है, जो कौम पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तानी थी या पाकिस्तानी है, जो कौम के ऊपर इतने जुल्म ढाए, उनको गद्दार बोला, दहशतगर्द बोला, फिर भी पाकिस्तान के लिए खड़े खड़े बोला नहीं, टैग लगा दिया, टैग लगा दिया, और फिर भी पाकिस्तान के हक में खड़े रहे। अगर इनको इख्तियारात दे दिए तो ये तो हम पे बादशाह करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। अब मैंने यही तो बताया ना अपनी उस वीडियो में, बहुत सारे मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोग सुनना चाहें और अगर आपको हमारी बातें पसंद आए, फजूल लगे तो उसको हटा दें, और अगर सही लगे तो आप बिल्कुल मेरी वीडियो देखें। उसमें मैंने एक एक इम्पॉर्टेंट बात पर बात की है। पूरे 28 मिनट में मैंने यही मैसेज देना चाहा कि पाकिस्तानी होने की हमें बार बार ज़रूरत भी पड़ती है और सबूत देना पड़ता है, बिल्कुल, कि अपनी वफादारी साबित करो। अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने उस वीडियो में ये बोला कि इससे बड़ी वफादारी क्या साबित होगी, किसी की जोर जबरदस्ती करने से तो नहीं होता ना। एक 14 अगस्त का दिन जब इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान में आता है और कराची में उसकी अरबों रुपए की शॉपिंग होती है, लड़कियां, लड़के, नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे दिलो जान से खरीदारी कर रहे होते हैं, टैग लेने, झंडा लेने। ऐसे ही लोग बड़ी बड़ी मार्केट से खरीदारी करके लेकर आते हैं और अपने इलाके में छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं। यार हम कुछ कमा लें, हम कमा क्या कमाएंगे एक दिन में या 10 दिन के अंदर, एक एंटरटेनमेंट हो जाए, हम भी मतलब अपने हिसाब से सेलिब्रेशन कर लें, बड़े बड़े झंडे, और मतलब वो सेलिब्रेशन दिल से होती है, किसी की जबरदस्ती करने से नहीं होती। तो इससे ज्यादा वफादारी कैसे साबित करेगा भाई कराची वाला, कि अरबों रुपए की शॉपिंग हो जाती है, उस अरबों रुपए का फायदा किसको होता है, मुल्क को ही होता है ना, सिर्फ कराची थोड़ी होता है। और रमज़ान देख लिए जाए, रमज़ान में दस्तरखान देख लिए जाए, ज़कात खैरात देख ली जाए, अल्लाह नाम के उसमें और चैरिटी में, हर चीज़ में कराची आ गया पाकिस्तान। फिर आप ईद की शॉपिंग देख लो तो रिकॉर्ड हो रही है। बकरा ईद का मैंने बताया उस वीडियो में कि पूरे मुल्क से हर नस्ल का जानवर, छोटा बड़ा, नवाबशाह का बकरा है, राजनपुर का बकरा है, एक नंबर नस्ली, वहाँ पे गुलाबी बकरा होता है, यहाँ पे वो कामोरी बकरा होता है, वो यहाँ लाया जाता है। 100 बढ़कर एक नस्ल बलूचिस्तान की सिब्बी की बैल की नस्ल यहाँ आती है। बल्कि पूरा पूरा साल तैयारी की जाती है, कराची में जाना है माल लेकर, और एंड में वो जो इंडिया के बॉर्डर से जो क्रॉस किया जाता है माल, वो भाई वो चुंगे में मदरसे वाले खरीद लेते, लॉट की लॉट, 500 के 500, 600 जानवर यूं, और वो कराची में बिक रहा होता है।
यानी कि बकरा ईद की देख लो खरीदारी, अगर ज़रूरत वाली बात हो या अल्लाह ताला ने नियत देखनी है, मालिक के पास तो गोश्त नहीं जाना, आप एक बकरी की कुर्बानी भी कर सकते हो, जो करते हैं सारे, पूरा पाकिस्तान करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा गाय ले आएगा। लेकिन जो कराची में कुर्बानी होती है वो पूरे मुल्क में नहीं होती है, जब पूरे मुल्क में नहीं तो पूरी दुनिया में नहीं होती, मुल्क के अलावा कहाँ होती है ऐसी कुर्बानी, तो जब पूरे मुल्क में नहीं हो रही तो पूरी दुनिया में ऐसी कुर्बानी नहीं हो रही जो कराची में हो रही है, जितने दिनों जा पूरे पाकिस्तान का माल खरीदा जाता है, एक घर में लाखों रुपए की कुर्बानी होती है, और एक घर वाला 70 जानवर, हमारे इलाके में 70 जानवर एक घर वाला लेकर आता है, और बस बढ़ता रहता है, गोश्त बढ़ता रहता है, वो कोई दिखावा थोड़ी है, तो अल्लाह की राह और में दिखावा भी है तो वो उसका और अल्लाह का मामला है, और जो उसकी नियत है वो हम कोई फैसला करने वाले नहीं, लेकिन एक बज़ाहिर तौर पर नजर आ रही है चीज, यानी कि कुर्बानी क्या, आपके पास 2 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, आप दोगे उसकी कुर्बानी, आप सांप बन के उसके ऊपर बैठ जाओगे, ना खर्च करोगे ना करने दोगे, ठीक है। एक इंसान 2 करोड़ रुपए के जानवर लेकर आता है, उसका गोश्त बांट देता है, ये है कुर्बानी, ये लोग है इसको दिखावा सेक्रीफाइस। बोलते हैं। लोग इसको कहते हैं दिखावा, लेकिन बहरहाल जो नहीं समझता वो कहता है, लेकिन क्या हो रहा है आफ्टर ऑल, कराची पूरे मुल्क को फायदा पहुंचा रहा है, कराची वालों को क्या है, मैं मिर्जा भाई मैं ये बता रहा था, बोल रहा था, लियाकताबाद 10 नंबर की मार्केट, लियाकताबाद 10 नंबर से लेकर लालूखेत डाखाने की एक टुकड़ा है, बहुत बिजनेस है वहाँ, हाँ, लेकिन कराची की दूसरी मार्केट्स के आगे वो एक छोटी छोटी मार्केट है। मार्केट जब छोटे 2 साल छोटे पहले लोग आते हैं। 2 साल पहले एनालिस्ट हैं हारून रशीद साहब, उन्होंने बताया कि 94 अरब रुपए टैक्स सिर्फ उस मार्केट ने दिया है, जितने पूरा पाकिस्तान ने भी जितना नहीं दिया। पूरा लाहौर का भी नहीं बन रहा, उसके उससे भी 94 अरब से कम पूरे लाहौर ने टैक्स दिया, और सिर्फ कराची एक छोटे से टुकड़े ने, यानी कि लियाकताबाद फेडरल एरिया में आता है, मैंने ये बताया था, फेडरल एरिया भी कितना बड़ा है, फेडरल एरिया में कितनी मार्केट से, फिर कराची में कितनी मार्केट से, हर कितनी, तरह अच्छा मार्केट्स के अलावा हर जो इलाके में बिजनेस है, हाँ, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पोर्ट से, जो इंडस्ट्रियल एरियाज से आ रहा है मामला, उसको तो गिना ही नहीं गया ना अभी। ऐसा ही है ना। तो भाई वो 94 अरब टैक्स देने वाला लालूखेत और लियाकताबाद का आप हशर देखिए आके कि क्या हुआ है। क्या हुआ? लोग सेवरेज की लाइनों में से, सेवरेज के पानी में से चलकर जा रहे हैं, चलकर आ रहे हैं, वही सेवरेज का पानी पानी की लाइन में मिक्स होकर घर में आ रहा है, लोगों पी रहे हैं, उससे वजू कर रहे हैं। कौन है इसका जवाब दे? रोड, यानी कि वो चीजें जो बेसिक नेसेसिटीज, जो बेसिक राइट्स हैं हमारे, वो जो नहीं हमें चाहिए हैं, देते ही हम नहीं। कहते हैं कि हमें आदत तो दे दो भाई, ये तो देना है, ये तो देना है, इसके अलावा बात करो। तो चलो फिर अभी वीडियो क्या लंबी हो गई बोले, है, नहीं लेकिन मैं इसका जाते जाते कराची का एक वाकया मुझे याद आया, जो हमारे लिए क्या पूरे पाकिस्तान के लिए खबारी निशान है। इस पर मैं पहले भी एक बात कर चुका हूँ। हमारी एजेंसी है जिसको ISI का कहा जाता है। जब इसकी बुनियाद रखी गई ना, तो इसमें जो काम करने वाले थे वो टोटली महाजिर थे। उन्होंने जो वर्किंग करी अपनी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करी, और गैर सियासी थी, सियासी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, और वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते रहे पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए। जब उसमें सियासी लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई और तनख्वाहें मिलना शुरू हुई, तो वो जो महाजिर, जिन लोगों की वजह से वो एजेंसी दुनिया की पहले नंबर पे आई, उनको हटाकर वो सैलरी पर्सन को रख दिया गया। अब वो किस सियासतदान ने रखा, किस लीडर ने रखा, किस सदर पाकिस्तान ने रखा, वो दीगर बात है। तो ये भी हिस्ट्री है, अगर इस पे पढ़ा जाए और समझा जाए तो बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जब पाकिस्तान अपने साथ लेके आए ना, और पाकिस्तान को चलाने के लिए जितनी फंडिंग करी, और जो जो इदारे पाकिस्तान को लाकर दिए, और जो जो इदारे पाकिस्तान की सिक्योरिटी संभाल रहे थे, उनके लिए फ्री में काम किया, के बाद भी उनको गद्दार कहा गया। जैसे कि हमारी फातिमा अली जिन्ना, लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया गया। फिर परवेज मुशर्रफ साहब जो आर्मी चीफ, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी, वो भी महाजिर थे, तो वो भी गद्दार थे। फिर
अल्ताफ हुसैन का जिक्र किया जाए तो वो भी गद्दार, इससे ना बहुत सारे लोग। तो गद्दारी के सर्टिफिकेट आज भी मिलते हैं, लेकिन मैं हर वीडियो की तरह इसमें भी ये बात करूंगा, एक बार दिल से परवेज मुशर्रफ की साहब की तरह महाजिर कौम को एक्सेप्ट करें, आपको पता चलेगा कितनी वफादारी है। मैं फिर आखिर में जाते जाते बोलूंगा कि फरहान का जो चैनल है वीकेंड विद फरहान यूट्यूब पे, आप उसको ज़रूर विजिट करें और आपको यकीनन वीडियो अच्छी लगेगी इसकी। और मुझे फिर मैं आपको बोलूँगा, अगर इस वीडियो में कोई भी आपको सवाल लगता है कि हमसे सवाल करना चाहिए और हम दोनों से करना चाहिए, तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम वापस फरहान के साथ वीडियो बनाऊंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मैं चाहूँगा कि फरहान भी आप करें, मैं क्लोज करता हूँ, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं जाते जाते सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो इतनी गुफ्तगू करी है वो बेकार ना जाए हमारी। तो उसका सिर्फ हल यही है कि मैं हर वीडियो में बार बार सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुत्तहिद हो जाए। हम मुत्तहिद होंगे, हमें सिर्फ इकट्ठा होना है, हमें बाहर नहीं निकलना। मतलब उसकी नौबत भी नहीं आएगी, उससे पहले आपको आपका हक मिल जाएगा। और ये 100% बात दुरुस्त है, लेकिन कैसे होगा कि हम नियत करेंगे, कोशिश करेंगे और फिर अल्लाह की मदद आएगी। लेकिन ऐसे बैठे बैठे रहने से अल्लाह ताला की मदद नहीं आनी, ये जहन में रखें और मुत्तहिद होएं, ताकि अगर आप बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम जैसे लोग भी अपनी राय दे पा रहे हैं, इजहार राय कर रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि जो हमारे जैसे और भी भाई हैं और वो इस चीज़ से गुस्से से भरकर बैठे हुए हैं, समझते हैं कि यार हमारी वाकई में हक तलफी हो रही है और हमें कहीं ना कहीं से मजबूत होकर, मुत्तहिद होकर, इकट्ठा होकर एक एजेंडे पे बात करनी चाहिए। तो वो लोग हमारे साथ जुड़ें और मुत्तहिद होने का अज़म कर लें। बस ये मैसेज पहुंच जाएगा कि हाँ जी, ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मुत्तहिद हो रहे हैं, इनके राइट्स दो। जो जो ये लोग टैक्स दे रहे हैं, अब रिलीफ भी दो, रिलीज भी करो, और जो जो इनकी बेसिक नेसेसिटीज है वो तो पहली फुर्सत में। तो बस मुत्तहिद होना है। जाते जाते सिर्फ ये मैसेज दूंगा बस। और मुझे इजाज़त दें, बाकी मतलब इसको इख्तिताम करें। जाते जाते मैं आपसे ये बात लाजमी डिस्कस करूंगा कि महाजिर 24 दिसंबर महाजिर कल्चर डे, फिर महाजिर गद्दार क्यों? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे बानी पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उनका इंतकाल किस तरह हुआ इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आज भी बहुत सारी कौमें उनको गद्दार बोलती हैं और बहुत सारी बातें करती हैं उनके बारे में, गलत गलत। और वो लोग हैं जो जिन लोगों को पाकिस्तान बनाने में कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। के बाद लियाकत अली खान, जो बड़े बादशाह कहना चाहिए उनको, उनको कत्ल कर दिया गया। फिर उनके बारे में भी एक कौम बहुत ज़्यादा गद्दारी का लक़ब देती है। फातिमा अली जिन्ना, मादर मिल्लत, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की बहन, उन्हें भी गद्दार कहा गया। उनका कत्ल किस तरह हुआ या इंतकाल किस तरह हुआ, वो एक दीगर बात है। परवेज मुशर्रफ साहब आर्मी, मेरे लिए हीरो हैं वो आज भी, शायद ज़िंदगी जब तक मेरी है वो मेरे लिए हीरो ही रहेंगे। उन्होंने जितनी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दी है और आलम इस्लाम के लिए दी है, एक मिसाल है, दुनिया जानती है, वो भी गद्दार। और दूसरी बात, हम अल्ताफ हुसैन को गद्दार बोलते हैं, अफाक अहमद को गद्दार बोलते हैं। आजकल टॉप पे जो आने वाले हैं